रही है? यस मैम। यस मैम। So let's continue our discussion of electrophilic addition reactions. आज हम कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को जो है डिस्कस करेंगे. The first thing that we'd like to discuss today is about electrophilic addition reactions on alkynes. Now this part is quite important. कितनी बार यहाँ से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा गया है. अल्काडाइंस मतलब डाइंस बेसिकली, राइट. डाइंस मतलब दो डबल बॉन्ड. और आपको पता है कि डाइंस जो होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं. एक हो सकता है हमारे पास आइसोलेटेड डाइन. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एल्कीन है वो कुछ इस तरीके से है कि उसमें दो डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है. सो दैट इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड पार्ट. तो ये डबल बॉन्ड अपना अलग है, ये डबल बॉन्ड अपना अलग है. तो इसको बोला जाता है आइसोलेटेड डाइंस. सेकेंड टाइप ऑफ डाइंस हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं बेटा क्यूमुलेटेड डाइंस. दीज आर बेसिकली एलीन्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिस्कशन करी थी. सो दे आर लाइक दिस. बगल बगल कार्बन पे क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होता है. तो दे आर क्यूमुलेटेड एल्कीन्स और डाइंस. द थर्ड वी हैव आर कॉन्जुगेटेड डाइंस. कॉन्जुगेटेड डाइंस में क्या होगा बेटा हमारे पास? The double bond one and another double bond, they are in conjugation, they can undergo resonance, right? तो ये तीन तरीके के डाइंस हमारे पास पॉसिबल हैं. अगर हम इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर कमेंट करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे बेटा? स्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जीओसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जीओसी के जो है बेटा बीच बीच में जो है डिस्कस कर लिया करूंगी जहां पे जरूरत होगी. बट एज सच हम पूरा जीओसी रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है. वी हैव टू गो अ लॉट डीप इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट. पर जहां जरूरत होगी हम लोग कॉन्सेप्ट जीओसी के ले आएंगे. जैसे हम आगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे, राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक हीट करी है, दैट इज हीट ऑफ कंबशन, राइट. हीट ऑफ कंबशन हमने बोला था कि वो होती है हीट रिलीज जब एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया जाता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन के. और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के, राइट. इसी बेसिस पे हम लोगों ने जो है जो साइक्लोएल्केन्स थे उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन किया था. एग्जैक्टली सेम चीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में होती है. लेट्स से मेरे पास एक एल्कीन है. इस एल्कीन में मैंने हाइड्रोजन प्लैटिनम डाला. मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है? मैंने हाइड्रोजनेशन करा एल्कीन का, एल्कीन को रिड्यूस करा है एल्केन में. तो एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों जगह एच जो है बेटा ऐड हो जाते हैं. एंड एल्कीन को रिड्यूस करके आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल्केन में. दिस इज बेसिकली कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन, या फिर हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. ये जो रिएक्शन है अगेन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही होगी. नाउ सबसे पहली बात ये है कि एक्सोथर्मिक क्यों है? व्हाई इज दिस हीट बीइंग रिलीज्ड हियर? अब ये समझ लीजिए अ पाई बॉन्ड व्हिच इज अ ब्रेक इज अ वीकर बॉन्ड. आपने वीकर बॉन्ड को ब्रेक किया है और दो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं. इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा. मतलब मैं बोल सकती हूँ एल्केन्स आर लिटिल बिट मोर स्टेबल देन एल्कीन्स. क्यों? क्योंकि एल्केन्स पे सारे सिग्मा बॉन्ड है. तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है मतलब ये लोअर एनर्जी का होगा और ये हायर एनर्जी का होगा. तो जब आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाएंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी हीट के फॉर्म में जो है रिलीज होगी, राइट. तो अगर मैं इस वाली बात करती हूँ, इस रिएक्शन की बात करती हूँ जो इसमें हीट निकलती है बेटा, यही हीट कहलाती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेसिकली क्या हुई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज हीट
released, liberated when 1 mole of alkene is converted to alkene. Now as I said, जितना ज्यादा एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा बेटा, उतनी ज्यादा बार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि अगर एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे या डबल बॉन्ड को ब्रेक करके H लगाने पे हीट निकल रही है x किलो जूल, तो दो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी निकलनी चाहिए? 2x किलो जूल. 3 को करने के लिए 3x किलो जूल, लाइक दिस. तो यहाँ पे सेम चीज चलती है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के. ठीक, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे ऑब्वियसली उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी. बट इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्टेबिलिटी के. क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज अगर आपके पाई बॉन्ड सबके सेम हैं, तो जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो बिल्कुल अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहेगा, और करेगा भी तो उसमें जो हीट निकलेगी वो काफी कम निकलेगी, बिकॉज वो स्टेबल है, वो ब्रेक नहीं करना चाहता. तो ब्रेक करोगे तो आप ही को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज कुछ एनर्जी तो उसमें से आपने दी है उसे, है ना. तो अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी. लेकिन ये सिर्फ तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके क्या हो? सेम हो. तो इन केसेस में अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी जज करूंगी तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सब में सेम है, दो पाई बॉन्ड्स है सब में. ठीक है, तो अगर मुझे इन लोगों की स्टेबिलिटी जज करनी है तो मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से देखूंगी, और ऐसा देखा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो हाईएस्ट होती है फॉर क्यूमुलेटेड एल्कीन एंड लोएस्ट फॉर कॉन्जुगेटेड एल्कीन. कॉन्जुगेटेड एल्कीन के लिए क्यों लोएस्ट है? समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? रेजोनेंस. बट एलीन्स के लिए क्यों जो है सबसे ज्यादा? बिकॉज एलीन्स में दो पाई बॉन्ड बगल बगल में होते हैं, और दो पाई बॉन्ड बगल बगल में जो है काफी ज्यादा सिस्टम को क्या कर देते हैं? अनस्टेबलाइज कर देते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं, जिस वजह से सिस्टम मेरा नॉन प्लेनारिटी जो है वो ऑब्जर्व करता है. एल शेप का जो होता है मेरा स्ट्रक्चर बन जाता है. और इनके बारे में तो क्या ही बोलेंगे कि तो मीडियोकर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के बीच में एज सच कोई भी किसी प्रकार का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट. तो इसी बेसिस पे डेटा पे अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा मेरा? कॉन्जुगेटेड डाइन. फिर कौन होगा मेरा? आइसोलेटेड डाइन. और सबसे ज्यादा बेकार सा कौन होगा मेरा? क्यूमुलेटेड डाइन. तो ये होगी बेटा मेरी स्टेबिलिटी ऑर्डर. यहाँ तक सबको बात समझ आई? शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. राइट. तो हम लोगों ने अगर एक आइसोलेटेड डाइन ले लिया, तो आइसोलेटेड डाइन एज वी नो कि इंडिपेंडेंट है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती. अगर आप इसमें जैसे 1 इक्विवेलेंट HBr का डालते हो तो कोई भी एक डबल बॉन्ड जो है वो HBr को ऐड कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल इस वाले डबल बॉन्ड में HBr ऐड हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल से इधर Br आ जाएगा, इधर H आ जाएगा. और अगर आप इस पे 2 इक्विवेलेंट ले ले, देन इंडिपेंडेंटली दोनों ही पाई बॉन्ड पे जो है HBr ऐड हो जाएगा. एंड विल गेट दिस, राइट. क्योंकि इसमें दोनों एल्कीन, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं शो करे, तो ये अपना अलग जो एल्कीन जैसे बिहेव करेगा, ये अपना अलग बिहेव करेगा. बट वहीं पे अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइन आता है लाइक दिस 1,3-ब्यूटाडाइन, तो उस केस में बहुत सारी चीजें बेटा हमें समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है. जैसे कि सपोज अगर मेरे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला, तो एक बार तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिलता है देखने को जिसमें 2 Br जो है एंटी पोजीशन में ऐड हो जाते हैं इस डबल बॉन्ड पे, राइट.
और ये काम होता है जब मेरा रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, लेट्स से अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर मैंने यही रिएक्शन थोड़ा हायर टेम्परेचर पे किया, लाइक 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ऑब्जर्व होता है कि जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो काफी अजीब सा है, समवॉट लाइक दिस। अब ये दोनों प्रोडक्ट मुझे डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व होते हैं, तो अब ये स्टडी करना पड़ेगा। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की बात मुझे समझ आ रही है कि ये कैसे बना है, बट हाउ इज दिस प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, राइट? तो इन्हीं के ऊपर अभी जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन में दो प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं हमें। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे होगा ये देखिए। अगर मैं 1,3-ब्यूटाडाइन ले रही हूं और मैंने ब्रोमीन CCl4 में डाला 1 इक्विवेलेंट, लेट्स से ये सब 1 इक्विवेलेंट ही है, एक्सेस में नहीं डाल रहे हम, तो सबसे पहले किसी दोनों में से किसी एक पाई बॉन्ड पे सबसे पहले क्या बनेगा, एक ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट, ये बन गया बेटा। अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब ब्रोमोनियम आयन बनता है तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को इस चुंगल से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए ये किसकी मदद लेता है बेटा, जो Br-, जब डबल बॉन्ड ने इस Br पे अटैक किया होगा इस प्रकार, तो एक Br- निकल गया होगा, तो ये इस Br- की हेल्प लेता है और Br- इसको हेल्प करने आता है। बट इस टाइम पे क्योंकि ब्रोमीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा या तो यहाँ से या तो यहाँ से, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करना इसके लिए ज्यादा फीजिबल है, बिकॉज यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, है ना। तो ये जो Br- है, ये अगर जाके इसी कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से खुला, तो यही प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, दिस प्रोडक्ट, राइट। तो मुझे ये प्रोडक्ट कैसे मिला, समझ आ गई बात। बट हाउ इज दिस प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड? अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म कराना है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ हो क्या रहा होगा, ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा होगा। इस प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले वही जो ब्रोमोनियम आयन यहाँ बना है वो एज इट इज बनेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, राइट। बट जब इसने Br- की हेल्प मांगी होगी तो Br- इधर जाके अटैक ना करके अगर इस कार्बन पे अटैक करे और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और ये Br का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे Br ने अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड उठ के बगल वाले कार्बन पे गया इस प्रकार, और यहाँ से जो चोटी थी वो टूटी और एक Br यहाँ लग गया। नाउ कैन यू सी वाला प्रोडक्ट कैसे बना है। इस प्रोडक्ट को बेटा बोला जाता है, जो मैंने यहाँ बनाया है, इस प्रोडक्ट को बेटा बोला जाता है 1,2 प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं 1,2? क्योंकि दोनों Br बगल बगल कार्बन पे लगे, ठीक है। बट ये जो प्रोडक्ट मुझे थोड़ा हायर टेम्परेचर पे मिला है, इस प्रोडक्ट को बेटा बोला जाता है 1,4 प्रोडक्ट। और ये 1,4 प्रोडक्ट क्यों है आप देख सकते हैं। अगर एक Br और दूसरे Br की बात करी जाए तो आप देखेंगे ये सिर्फ चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है ना, 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के हिसाब से तो आप देख पाओगे कि लोअर टेम्परेचर पे तो 1,2 प्रोडक्ट मेजर मिल रहा है, बट हायर टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिल रहा है। तो 1,2 और 1,4 की कहानी सुनिए पहले। जो प्रोडक्ट लोअर टेम्परेचर पे मिलता है उस प्रोडक्ट को बोला जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या फिर KCP। तो ये वाला प्रोडक्ट क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे मिल रहा है, ये वाला मेरा हुआ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये वाला प्रोडक्ट जो हायर टेम्परेचर पे मिलता है बेटा, उसे बोला जाता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, दैट इज TCP। तो जब मेरे पास कॉन्जुगेटेड डाइन है, आई विल बी गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। One is KCP product that is formed at lower temperature and it's a 1,2 product.
One is a TCP product which is formed as comparatively higher temperature and is a 1,4 product. Now the point arises कि kinetically controlled product और thermodynamically controlled product में real difference कहाँ है? Apart from temperature, temperature के अलावा क्या difference है? टेम्परेचर के अलावा जो इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि केसीपी प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा फास्टर बनता है, फॉर्म फास्टर, जल्दी बनता है, बट इट इज अनस्टेबल, नॉट अनस्टेबल बट आई वुड से इट इज लेस स्टेबल। और जो टीसीपी प्रोडक्ट होता है वो लेट बनता है, फॉर्म लेट, बट इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है? ये स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ये पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे की बेसिस पे जज किया गया। आप देख पा रहे हैं केसीपी प्रोडक्ट में जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होंगे, जो यहाँ पर एच होगा, बस वही। जो केसीपी है उसको आप देख पा रहे हैं वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, 2H यहाँ होंगे, 2H यहाँ होंगे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके ऊपर। तो टीसीपी मोर स्टेबल है ऑन द बेसिस कि टीसीपी में जो एल्कीन बना है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन से दिखते हैं। तो एल्कीन जो बन रहा है 1,4 प्रोडक्ट में टीसीपी में वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू जो एल्कीन बन रहा है केसीपी में। तो केसीपी और टीसीपी में फर्क इतना है कि ये ब्रोमोनियम आयन तो आप देख पा रहे हैं दोनों में ही बनता है, लेकिन जल्दबाजी में जो अटैक होता है वो उसी कार्बन पर हो जाता है और 1,2 प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है। बट अगर आप थोड़ा हायर टेम्परेचर दो, रिएक्शन को आराम से होने दो, तो ये बीआर जाके बैक साइड डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, बीआर को तोड़ेगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे बोला जाता है 1,4 प्रोडक्ट। यहां तक सबको बात समझ आई? मैंने क्या बताया आप लोगों को टीसीपी केसीपी के बारे में? कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की? मैम वो सेकंड वाले का लास्ट स्टेप में जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वो वो थोड़ा एक और बार बता देते हैं, देखिए यहाँ पे ये है बेटा, लेट्स से मेरे पास ब्रोमोनियम आयन जो बना है, ये बंदा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा? डेल पॉजिटिव चार्ज। आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये डेल पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड एक्चुअली में रेजोनेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव। अगर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता, बट अभी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट देयर इज सम सेंस ऑफ रेजोनेंस दैट कैन अकर बिकॉज इट्स अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ डबल बॉन्ड। और इसी चीज का फायदा उठाता है Br माइनस, जिसको ये हेल्प कर रहा है अपने आप को ब्रेक करने के लिए। वो कहता है और अटैक करता है इस कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, ताकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पर आए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या करे बेटा? ब्रेक करे। तो जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाउ जस्ट सी, एक Br नंबर 1 कार्बन नंबर 1 पे अटैक किया तो Br यहाँ लग गया बेटा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करके 2 और 3 के बीच में पहुंच गया, और यहाँ से बॉन्ड जो है टूटा, मतलब ये वाला Br किस पे लग गया बेटा? 4th पे। तो इस प्रोडक्ट को बोला जाता है 1,4 प्रोडक्ट या फिर टीसीपी प्रोडक्ट। समझ आई बात लावण्या? यस मैम। राइट। तो बाकी मैम को, हाँ जी मैम Br माइनस में डेल पॉजिटिव की जगह डबल बॉन्ड पे इसलिए रिएक्ट करता है सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। क्या बोल रहे हो? वापस से रिपीट करना। पॉजिटिव Br माइनस जो है सेकंड केस में, हाँ, वो डेल पॉजिटिव की जगह डबल बॉन्ड पे इसलिए रिएक्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर नो ज्यादा नो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इट्स लाइक, देखो ये वाला रिएक्शन स्लो है, मैंने आपको बोला ना कि लेट बनता है ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर Br माइनस को अटैक करना है और इसके बाद 2 जगह, एक यहाँ पाई बॉन्ड पे अटैक करना और एक यहाँ डेल पॉजिटिव पे अटैक करना। सबसे पहले प्रेफर्ड अटैक तो डेल पॉजिटिव पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, समझ रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन है, तो यहीं पर अटैक करेगा। तो ये फास्टर वाला प्रोसेस है, जल्दी होगा। इस वाले के लिए आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, ठीक। लेकिन अगर आप उस रिएक्शन को हायर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए, मतलब क्रॉस कर लिए, वो पॉसिबल करवा सकते हो बाय गिवन हायर टेम्परेचर, तो वो यहाँ से अटैक करेगा।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ से अटैक कर रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर में राइज करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अभी इनिशियल सिचुएशन क्या है कि सपोज अगर लो टेम्परेचर है तो आपका रिएक्शन वहां जाना चाहेगा जहां के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है यहाँ अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अट्रैक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे अटैक करना सबसे आसान है और ये जल्दी होगा। तो लो टेम्परेचर पे क्योंकि उसके पास, इस न्यूक्लियोफाइल के पास इनफ एनर्जी नहीं है, तो वो कम एनर्जी वाला बैरियर चूज करता है और यहाँ अटैक कर लेता है। बट इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो खास स्टेबल नहीं होता। बट अगर आप रिएक्शन सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो इस न्यूक्लियोफाइल को सफिशिएंट कि वो हायर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इन दैट केस जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो एक बात तो बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ अटैक कर रहा है, और दूसरी बात एक और जरूरी है कि यहाँ क्यों अटैक कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट टेम्परेचर, इट्स ऑल्सो बिकॉज द प्रोडक्ट जो बनेगा वो काफी स्टेबल होगा। समझ आई बात प्रतीक? तो नॉट जस्ट टेम्परेचर इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट टेम्परेचर भी जरूरी है, क्योंकि अगर उतना टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये हुई बात? यस मैम। ठीक है, तो इसको हटाए जरा, रब कर सकते हैं इसे। यस मैम। तो अब सपोज आपको ये क्वेश्चन मिला है ना, आपको समझ आ गया लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर समझ आ गया, बट मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जिसमें Br2CCl4 बोला और A बोला, और A बोला मैंने मेजर प्रोडक्ट। आई हैव नॉट मेंशन्ड द टेम्परेचर हियर। तो जब मैंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, आप कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाओगे? आप TCP वाला मेजर बनाओगे या आप KCP मेजर बनाओगे? तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए, इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड वी ऑलवेज फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट। व्हाट हैपेंड? मैम आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, माय इंटरनेट ब्रोक डाउन। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी? हाँ, कि अगर आप लोगों को टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, लेट्स से मैंने लिख दिया Br2CCl4 and form the major product, right? We have not mentioned the temperature,
देन इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? तो आप ये समझिए कि जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता, इन केस टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, we always form the TCP product। तो ये आप हमेशा याद रखिए, जब आपका टेम्परेचर मेंशन नहीं है, आप हमेशा TCP प्रोडक्ट ही बनाएंगे। वाई डू वी डू दैट? बिकॉज TCP प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? मोर स्टेबल, राइट? तो हम ये एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन जो है उतना टेम्परेचर हम रिएक्शन को दे रहे हैं ताकि वो जो है TCP प्रोडक्ट बना सके। तो इस केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? 1,4 डाई मतलब प्रोडक्ट, 1,4 प्रोडक्ट वुड बी द मेजर, राइट? सिमिलरली इसी में मैं आपको बोल दूं, मैंने HBr ऐड किया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट बनाइए। तो आप सेम काम करेंगे यहाँ पे भी। आप सबसे पहले क्या करेंगे? HBr के लिए आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले जो है H ऐड होगा एंड देन पॉजिटिव चार्ज आएगा। H यहाँ आया, ऐड हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब Br यही अटैक नहीं करेगा बेटा, क्योंकि अगर Br यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? KCP, वो 1,2 प्रोडक्ट हो जाएगा। बट मुझे मेजर बनाना है तो मैं TCP बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे इस पाई बॉन्ड की रेजोनेंस कराऊंगी और मेरा Br माइनस जाके इस कार्बन पे ही क्या करेगा? अटैक करेगा, और आप देखेंगे ये प्रोडक्ट इस प्रकार बनेगा एंड H यहाँ है। So this is what is the TCP product, and I would say a 1,4 product and a more stable product। तो ये बात सबको समझ आ रही है कि कभी भी डाइंस का केस आएगा तो आप हमेशा बिना सोचते समझे कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? जो प्रोडक्ट आपका TCP है, बिकॉज TCP प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर। मैम वो एक चीज बता दीजिए, वो स्टेबल क्यों होता है? ये स्टेबल एल्कीन की स्टेबिलिटी की वजह से होता है ना। जैसे सपोज आपने ये बनाया तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि 2H यहाँ पर होंगे, 2H यहाँ पर होंगे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अगर आप 1,2 प्रोडक्ट देखते हैं तो 1,2 प्रोडक्ट इस प्रकार से होता है, और इसमें अगर आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो वो एक ही है अल्फा हाइड्रोजन। तो 1,4 प्रोडक्ट में एल्कीन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बात क्लियर है सबको? तो जब Yes, sir. मेंशन नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं? TCP, राइट? कैन आई रिमूव? Yes, sir. यस मैम। नाउ एट टाइम्स ये लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा डील्स ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में एज सच इन अ नेम रिएक्शन मेंशन नहीं है, राइट? कि हमें डील्स ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। बट डील्स ऑर्डर रिएक्शन पे IIT ने तो कई बार सवाल पूछा है, और एक आधा बार एम्स ने भी पूछा है। तो इसलिए हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे डील्स ऑर्डर रिएक्शन के, लेकिन एक मैं आपको ग्लिम्स जरूर दूंगी कि डील्स ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से डील किया जाता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो कहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया आपको कि देयर इज अ डाइन, A is a डाइन which on reaction with HBr forms a more stable product B, right? A and B when reacted together at high temperature forms one bromo या फिर एक चीज लिखते हैं, forms substituted cyclohexene, right, with a formula
C6 9 Br। आपको बताना है A एंड B क्या है एंड व्हाट इज दिस साइक्लोहेक्सीन फॉर्मूला। इसका मैं बोल देती हूँ दिस इज कंपाउंड C एंड वी हैव टू प्रोडक्ट ABC, प्रेडिक्ट ABC, राइट। तो लेट्स से, क्योंकि मैं आपको अदर वे अराउंड समझाती हूँ, पहले मैं आपको डील सॉल्डर रिएक्शन सिखाती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे जो कि एक एप्लीकेशन है डील सॉल्डर रिएक्शन की। डील सॉल्डर रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इन डील सॉल्डर रिएक्शन वी हैव अ डाइन and alkene, and the alkene in Diels-Alder reaction is always known as dienophile। तो हमारे पास एक डाइन होता है, एक अल्कीन होता है, और अल्कीन को डील्स-ऑर्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल बोला जाता है। तो जैसे लेट्स से मेरे पास एक डाइन है, इस तरीके से कॉन्जुगेटेड डाइन, हमेशा मेरे पास कॉन्जुगेटेड डाइन ही होता है और साथ में एक एल्कीन प्रेजेंट है, और इन दोनों को जब मैं आपस में हीट करती हूँ तो ऐसा होता है, ध्यान से सुनना क्या होगा, इस एल्कीन का पाई बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जाके इस पे अटैक करेगा। तो ये एक तरीके का साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा और इस तरीके के रिएक्शन को हम सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस बोलते हैं। हालांकि ये रिएक्शंस हमारे कोर्स का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, बट सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस में से डील्स-ऑर्डर रिएक्शन जनरली जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। मैं वापस समझा रही हूँ कैसे हो रहा है। एक और तरीका इसे समझने का, अगर आपको ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि जो एल्कीन है आपका वो ये है इथीन, इस पाई बॉन्ड को लेट्स से इमेजिन करिए कि पाई बॉन्ड है नहीं, तो जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आएगा ना बेटा। लेट्स से एक जगह नेगेटिव माना एक जगह पॉजिटिव माना, तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे एज अ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव इससे जुड़ेगा। यही काम मैंने यहाँ किया है, ठीक है। और अगर ऐसा करेंगे तो देखिए किस तरीके से साइक्लाइजेशन हुआ। लेट्स से ये 1 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन इस कार्बन 2 से जुड़ गया, 2 3 ये 4 ये 5 और ये 5 जाके किससे जुड़ गया, 6 से जुड़ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग बन रही है। और इस 6 मेंबर रिंग में क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि 1 तो 2 के साथ जुड़ गया, तो ये 1 है, ये 2 के साथ जुड़ गया, 2 3 से पहले ही जुड़ा हुआ था, बट 2 3 का पाई बॉन्ड ब्रेक होके 3 4 के बीच में आ चुका है और 4 और 5 के बीच में एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये नेगेटिव चार्ज जो 5 का है वो एक्चुअली 6 कार्बन पे अटैक कर रहा है एंड वी आर गेटिंग साइक्लोहेक्सीन। दिस इज व्हाट इज अ डील्स-ऑर्डर रिएक्शन इज। बात समझ आई? तो आप हमेशा एक कॉन्जुगेटेड डाइन लेते हो, साथ में आप एक एल्कीन लेते हो, और कॉन्जुगेटेड डाइन और एल्कीन आपस में एक तरीके का साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं हायर टेम्परेचर पे और एक साइकिल बना देते हैं इस तरीके की। इस तरीके के रिएक्शन को डील्स-ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ तक सबको बात समझ आई है? डील्स-ऑर्डर शुरू से समझा दीजिए। हाँ जी, फिर से समझा दो। आपके पास एक डाइन होता है जिसको आप डाइनोफाइल बोलते हैं, ये वाला चीज जो डाइन है मेरे पास, सॉरी आपके पास एक एल्कीन होता है जिसको आप डाइनोफाइल बोलते हैं, और एक आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन होता है। तो लेट्स से मेरा कॉन्जुगेटेड डाइन है और एक एल्कीन है। तो एल्कीन को और डाइन को जब मैं आपस में फ्यूज करती हूँ हाई टेम्परेचर पे, तो आप एक तरीके से मानिए कि ये जो पाई बॉन्ड है इसका ब्रेक होगा। जब बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज आता है और एक जगह नेगेटिव आता है। आप किसी भी जगह पॉजिटिव और किसी भी जगह नेगेटिव लगा सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया, तो ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे खिसकेगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और इस हिसाब से एक साइकिल बन जाएगी। तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ चुका है, एक पाई बॉन्ड। बात समझ आई तुझे? नेगेटिव अटैक क्यों करेगा? क्योंकि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है और पाई बॉन्ड पे जो है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव साइड होती है।
अगर तू इसको अटैक नहीं कराएगा तो तू इसको अटैक करा दे, मतलब दोनों में से कोई एक साइड तो अटैक करेगी ना, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स है ये भी तो पोलराइज हो सकते हैं ना, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव में। तो अगर तू हर बॉन्ड को पोलराइज करेगा तो ऐसे समझ ले, बच्चों वाली जिसे कहते हैं ना चीज, तो बच्चे के जैसे समझना है। तो ये पाई बॉन्ड है, लेट्स से इसे तोड़ दे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कर दे, ये जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ दे, इसे नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक किया, ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया और ये बन गया। ठीक है, तो ये तरीका ऐसे समझ आता है तो ऐसे समझ लो। तो नेगेटिव ने इसलिए अटैक किया क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव में। अगर तुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये समझ ले कि पहले इस पाई बॉन्ड ने अटैक करा है, जब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो ये मान ले कि पाई बॉन्ड इसलिए अटैक करा है क्योंकि यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारी चीजें इसलिए एक्चुअली हो पा रही है बिकॉज मेरे पास एक पाई बॉन्ड है जो कि आराम से ब्रेक हो सकता है, गिविंग अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो पाई बॉन्ड पे इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हो सकता है। बात समझ आई? मैम तो ये डायल्स ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा ऐसे हमेशा यही होता है, यही डील्स ऑर्डर रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है। डील्स ऑर्डर नाम है साइंटिस्ट का और उसने इस तरीके का साइक्लाइजेशन रिएक्शन डिस्कवर किया था, तो यही रिएक्शन होती है। बस अब ये है कि हम इस तरीके के एल्कीन पे कोई ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया या फिर कोई ग्रुप लगा दिया, तो उस ग्रुप से क्या होगा कि साइक्लोहेक्सीन जो मिलेगा वो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, बस यही तो फर्क होगा। हम तो इसमें ABC प्रेडिक्ट कैसे करना है? हाँ ये तो मैं प्रेडिक्ट करवा रही हूँ, ये सबको समझ आ गया, डायल्स ऑर्डर रिएक्शन समझ आ गया। चले आगे। मैम ये हाई टेम्परेचर की वजह से अटैक करता है डायक्सी डबल बॉन्ड पे। ये हाई टेम्परेचर पे बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड पोलराइज हो सकता है, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता। Yes. चलिए इसको हटा दो मैं यहाँ से। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपने ये देखा इस डील्स ऑर्डर रिएक्शन में कि एल्कीन आपके पास 2 कार्बन का था और डाइन आपके पास 4 कार्बन का था, इसलिए जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 6 कार्बन का मिल रहा है। ये नोटिस करा सबने, है ना, क्योंकि वो दोनों एक्चुअली आपस में जुड़ गए हैं, तो ये इसके 4 कार्बन और इसके 2 कार्बन, प्रोडक्ट 6 कार्बन का हुआ। अब इस रिएक्शन को उल्टा समझिए, आप जब आपने बोला कि एक डाइन है आपके पास, ठीक है, जिसको आप HBr से अटैक करा रहे हो और वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे छोटा डाइन तो यही हो सकता है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। और अगर वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है मतलब वो 1,4 प्रोडक्ट होगा। और बी, और जब 1,4 प्रोडक्ट एक एल्कीन होगा और ये डाइन है, ये डाइन और ये एल्कीन जब आपस में हाई टेम्परेचर पे अटैक करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन दे रहे हैं, और साइक्लोहेक्सीन है मतलब फाइनल प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, तो इसका मतलब डाइन तो सबसे छोटा 4 कार्बन का ही हो सकता है और एल्कीन के लिए 2 कार्बन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो दैट मीन्स अगेन ए तो मेरा ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। तो अब सपोज ये 1,3 ब्यूटाडाइन में आपने HBr डाला, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको जो मिल सकता है वो क्या मिल सकता है बेटा, इधर H लगा दो और इधर Br लगा दो, राइट। बात क्लियर हुई बेटा, ये सबको समझ आ रही है बात। अब इस केस में ये अगर A है तो ये मेरा B हो गया। अब अगर A और B को आपस में रिएक्ट कराऊंगी तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे क्या है, अभी इसको बस C लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे CH3 और ये हो गया CH2Br। अब यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा जरा देखिए, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, देखिए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन आपको मिल गया इस तरीके से। तो ये हो गया आपका C। अब इस C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लीजिए। C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और H कितने, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और B, ठीक है। तो ये C हो गया हमारा। तो ओवरऑल द क्वेश्चन इज कि आप एक डाइन लीजिए। अब आपका बस सिंपल सा हिंट यहाँ पे यही था कि साइक्लोहेक्सीन मिल रहा है, तो दैट मीन्स आपको डाइन 4 कार्बन का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा अगर आप डाइन लोगे तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन बनने की चांसेस कम है, और एल्कीन जो है वो आप सबसे छोटा वाला जो है वो एल्कीन जो ले सकते हो वो 2 कार्बन का ही होगा।
और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो 6 कार्बन का बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन इसके और 2 कार्बन इसके, और फिर जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट का जो ये वाला रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन। बोलो बात सबको समझ आई? Is that? Yes, ma'am. Shall I remove this? मैम फिर से बता दीजिए। क्या बताऊं फिर से? मैम ये जब HBr ऐड किया था वहां तक तो समझ में आ गया, उसके बाद इसके बाद डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन हो गया ना फिर से। यहाँ का डबल बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव आया, ये इस पे शिफ्ट हुआ, ये साइक्लाइजेशन हो गई यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे B तो बन गया, पर उसके बाद ये C कैसे बना? ये डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन से भाई। फिर बच्चों वाला काम करना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर ले। और ये जो एल्कीन है तेरे पास, इसको भी ऐसे कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर इसने इस पे अटैक किया, यहाँ बॉन्ड बन गया, इसने इस पे अटैक किया। नहीं समझा? ठीक है, आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और, वो आप बोल रहे थे कि वो साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ उससे चलेगा, मतलब क्या बनेगा? ये जो साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है उसमें से कैसे पता चलेगा कि कितने कार्बन का लेना है? जैसे मतलब वैसे तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी का क्या है, बट मैंने तुम्हें सिंपल से एक चीज ये बोली थी कि फिलहाल के केस में आप बस इतना देखो कि एक डाइन सबसे छोटा कार्बन, डाइन कौन सा हो सकता है? 4 कार्बन का तो हो ही सकता है ना। इससे बड़ा मतलब इससे छोटा डाइन तो नहीं बना सकते 3 कार्बन में, क्योंकि वो तो क्यूमुलेटेड हो जाएगा, है ना। कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 4 कार्बन चाहिए, और एल्कीन सबसे छोटा कितने कार्बन का हो सकता है? 2 कार्बन का हो सकता है। तो अगर मैं 4 कार्बन का डाइन और एल्कीन को मिलाऊं तब 6 कार्बन बन जाएगा ना आराम से। नहीं है बात समझ? नहीं। मैं ये बोल रही हूँ साइक्लोहेक्सीन तुम्हें बनाना है तो तुम्हें डाइन चाहिए होगा 4 कार्बन का, एल्कीन चाहिए होगा 2 कार्बन का, क्योंकि एल्कीन सबसे छोटा 2 कार्बन का ही होगा। समझा? हाँ लेकिन 2 कार्बन का होगा। सबसे छोटा 2 कार्बन का होगा और डाइन 4 कार्बन का होगा, तो 4 + 2 मिलके तो 6 कार्बन बनेगा। हाँ अच्छा ठीक। पर मतलब रिएक्शन देके कैसे पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी का देखना पड़ेगा। सी जो बनाना है उसके हिसाब से तुम एल्कीन और ब्यूटाडाइन डिसाइड करोगे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन देके कैसे पता चलेगा कि टीन थोड़ा रिएक्शन है? वो तो ऐसे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि एक डाइन है, HBr के साथ एडिशन करा के मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो HBr के साथ जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो तो एल्कीन ही बनेगा, क्योंकि डाइन पे एडिशन मोर स्टेबल 1,4 देता है ना। तो ये एल्कीन हो गया और ये डाइन हो गया, तो डाइन और एल्कीन का एक ही रिएक्शन कराया ना डाइल्स-ऑल्डर। हाँ ठीक ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने देखा कि डाइन पे किस तरीके का रिएक्शन होता है। ये याद रखिए, डाइन चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमेशा आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, if the temperature is not mentioned, that has to be a 1,4 product, which is considered to be the most stable product, right? Now let's come on to the next reaction, that is known as ozonolysis. हालांकि जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ओजोन। तो इसको मैं इसलिए एडिशन रिएक्शन से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसका जो पहला स्टेप होता है इस रिएक्शन का, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसका जो पहला स्टेप है वो एक्चुअली एक तरीके का ऑक्सीडेटिव एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ओजोन का। तो ऐसा देखा जाता है, लेट्स से मेरे पास कोई एक एल्कीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन आई एम टेकिंग, उसको मैंने ओजोन की प्रेजेंस में जो है ट्रीट किया है, ठीक। तो क्या होता है, ओजोन जो है, ओजोन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओजोन इज लाइक दिस, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है वो शो करता है। तो ओजोन जो है डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके एक ओजोनॉइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, एंड ओजोनॉइड क्योंकि अनस्टेबल होता है तो वो वापस से ब्रेक कर जाता है, एंड उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन डिसाइड होता है। अभी बताते हैं कि
कैसा होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, बट द सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं एल्कीन लेती हूँ और उस पर ओजोन का अटैक कराती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मोनो ओजोनॉइड, जिसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। अब 2-3 चीजें मुझे यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि जब मैं मोनो ओजोनाइड को ब्रेक करूं तो मैं 2 तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। एक तरीका होता है ब्रेक करने का जिसे हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक तरीका होता है ब्रेक करने का जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। चाहे ओजोनोलिसिस रिडक्टिव हो बेटा, चाहे ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव हो, इन दोनों कॉमन में जो फर्क आता है वो सिर्फ ब्रेकिंग पर ही आता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज मोनो ओजोनाइड फॉर्मेशन, ये जो है ये दोनों में ही क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। ठीक, अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फर्क कहां पर है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में वी ऑलवेज यूज जिंक और डाइमिथाइल सल्फर। तो हम हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फर जो है इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होता है दैट इज विदाउट जिंक। हम इसमें जिंक यूज नहीं करते, या तो हम कुछ भी यूज नहीं करते, या फिर और वी यूज वाटर और H2O। हम इंस्टेड जिंक के वाटर या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ आई? तो हमें दोनों तरीके के ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो है वो स्टडी करने हैं। अब आपको ये रिएजेंट्स देके खुद ही पता करना होता है कि किस तरीके से हो रहा है, मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, राइट? इसको मैं जरा हटा सकती हूँ। यस मैम। तो देखिए मैकेनिज्म पर आते हैं, हालांकि मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ एक बार कि लेट्स से मेरे पास एक नॉर्मल एल्कीन है किसी तरीके का, ठीक, हमने इस पे ओजोन का रिएक्शन कराया, तो ओजोन है लेट्स से हमारा ये, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप ये तो समझ सकते हैं ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं चाहूँ तो बॉन्ड विद फॉर्मल चार्जेस दिखा सकती हूँ, राइट? तो अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो आपको मैकेनिज्म जो है बड़ा आराम से समझ आएगा। इसको ऐसे समझिए कि नेगेटिव चार्ज ने जो है यहाँ अटैक किया, और हमारा एक ओजोनॉइड बन गया यहाँ। ये काफी जो होता है अनस्टेबल होता है, और ये अपने आप को फटाफट जो है रिफॉर्म कर लेता है इस डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट इज माय मोनो ओजोनॉइड विच इज फॉर्म। अब ये मोनो ओजोनाइड इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव में जाएगा। तो सबसे हमें फर्स्ट वाला स्टेप बता दीजिए। फर्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप बता दूं। इस स्टेप में ओजोन में जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने फॉर्मल चार्जेस के बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर पाई बॉन्ड पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इधर नेगेटिव में गया, ये नेगेटिव ने O पे अटैक करा, O का पाई बॉन्ड इस O पे चला गया क्योंकि इस O पे ऑलरेडी क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और वो इस तरीके से जो है बन गया। अब ये जो होता है ये अपने आप को अंडर जो अपने आप को सेल्फ रीअरेंज कर लेता है इस फॉर्म में, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है काफी अनस्टेबल होता है। यहाँ से यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अननोन है, किसी को नहीं पता यहाँ से यहाँ ये कैसे शिफ्ट होता है, तो वो हमें नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि ये यहाँ से इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि अपने आप को मोनो ओजोनॉइड इसमें कन्वर्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर है तुम्हें? यस मैम। अभी जो मोनो ओजोनाइड बना है, लेट्स से मैं इसे जिंक की प्रेजेंस में ब्रेक कर रही हूँ, तो इस तरीके के ओजोनोलिसिस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमेशा जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो तो यहाँ पे ब्रेकिंग होती है और आपको मिक्सचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स मिलते हैं, R C डबल बॉन्ड OH
प्लस RC डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। तो आपको मिक्सचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स मिलते हैं। ये जो क्लीवेज है, ये अगेन इस क्लीवेज का भी जो मैकेनिज्म है ये काफी ज्यादा अननोन है। बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ऑक्सीजन निकल जाता है और एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे चला जाता है। आउट ऑफ वन ऑक्सीजन एलिमिनेट्स, वन ऑक्सीजन गोज हियर, वन ऑक्सीजन गोज हियर एंड वी गेट द मिक्सचर्स ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आपके पास एक एल्कीन है, लेट्स से ये, और इससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो आपके पास जो शॉर्टकट तरीका है जो आप हमेशा फॉलो करेंगे, बिकॉज इसका मैकेनिज्म इज नॉट यूजफुल, कभी पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि वो मोस्टली अननोन ही है। तो यहां से यहां जाना है तो आप सिंपल सा एक तरीका फॉलो करिए कि जहां जहां आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, यू ब्रेक द पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से कनेक्टिंग जो भी कार्बन है वहां पे आप सिंपल क्या लगा दीजिए बेटा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सो हेंस जैसे अगर मैंने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया, तो मुझे क्या मिल गया, मिक्सचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स, राइट। इस तरीके का जो ओजोनोलिसिस होता है वो रिडक्टिव होता है। बट सपोज आपके पास ये, दिस इज फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बट सपोज बेटा आपके पास यही एल्कीन है, आप इसे ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हो, मोनो ओजोनाइड बना, बट आपने जिंक की प्रेजेंस में ब्रेक नहीं कराया, इंस्टेड आपने वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, शॉर्टकट सेम रहेगा कि आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। बट अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो तुरंत एल्डिहाइड, क्योंकि जिंक प्रेजेंट नहीं है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा एसिड में। तो अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अपने आप क्या बन जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एसिड। इस केस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या बताया मैंने कि जितनी बार भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है उसको ब्रेक करिए, दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगाइए। अगर यही प्रोडक्ट रहेगा वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप जिंक यूज करें या फिर डाइमिथाइल सल्फर यूज करें, जिसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला जाता है। अगर जिंक या डाइमिथाइल सल्फर यूज नहीं है तो आप शॉर्टकट तो यही याद रखिए कि ऐसे ही बनाए, मिक्सचर्स ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन जो भी मिल रहा है आपको लिखा है। लेकिन अगर कहीं भी एल्डिहाइड आपको दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि रिएजेंट में जिंक या डाइमिथाइल सल्फर नहीं है, तो तुरंत एल्डिहाइड को सेम नंबर ऑफ कार्बन के एसिड में ऑक्सीडाइज करके जो है मेजर प्रोडक्ट दे दीजिए। बात समझ आई? और अगर कीटोन मिल रहा है तो उसे एज इट इज रिपोर्ट कर दीजिए, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को और क्लियरली समझा। यहाँ तक बस आपको समझ आया कि आप लोगों को शॉर्टकट कैसे फॉलो करना है। ये कैसे पता चला कीटोन मिल रहा है? कीटोन कैसे पता चलेगा? हाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ तक समझ आ गया, इसको हटा दूं। यस सर। अब देखिए सपोज मेरे पास ये एल्कीन है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। मैंने एक बार इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, तो मैं क्या करूंगी, डबल बॉन्ड O जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है से ब्रेक करूंगी, डबल बॉन्ड O। तो देखिए यहाँ क्या मिला आपको बेटा, कीटोन मिला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस यहाँ देखिए क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OH। वी गॉट दिस। अब क्योंकि ये जिंक है तो मुझे किसी को ऑक्सीडाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है मेरा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बट अगर सपोज इसी में मैं ओजोन प्लस वाटर डालती तो क्या होता, तो मुझे जो कीटोन मिलता उसको मैं ऑक्सीडाइज नहीं करती, एज इट इज रहता, बिकॉज कीटोन्स ऑलवेज हैव अ लेस टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो बहुत ही विग्रस कंडीशन में जाते हैं, जैसे KMnO4 वगैरह, वो तो हमने कुछ यूज नहीं किया है, तो इसलिए कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट जहां भी एल्डिहाइड आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में मिल रहा है, आपको सेम कार्बन का उसे एसिड में बदल देना। मतलब अब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एसिडिक एसिड। तो अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो कीटोन प्लस एसिटिक एसिड मिलेगा, और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कीटोन एंड एल्डिहाइड। समझ आया अक्षर तुझे? एक चीज पूछनी है, अगर जो दोनों ही कीटोन मिल रहे होंगे तो वैसे फिर तो दोनों में से क्या, हाँ, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, रिडक्टिव का और ऑक्सीडेटिव का, दे विल गिव द सेम प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे सपोज ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
लेट्स से मेरे पास कोई डाइन है, मैंने उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, तो जहां जहां डबल बॉन्ड मिल रहा है हर जगह ब्रेक करिए। सबसे पहले यहाँ ब्रेक करिए, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ ब्रेक करिए, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 यहाँ पे आ गया CHO इस वाले पार्ट की वजह से, प्लस यहाँ देखिए CHO यहाँ पे CHO, मतलब CHO CHO। अब इस पार्ट को देखिए, यहाँ क्या मिला बेटा, CH3 CHO, यही मिला। ये एस्टाल्डिहाइड, ये एस्टाल्डिहाइड, और ये जो बेटा बीच में मिला है इसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सिल। हमेशा याद रखिए, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल है तो वो इंडिकेट कर रहा है इस फैक्ट को, इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट एल्कीन इज कॉन्जुगेटेड, एल्कीन इज कॉन्जुगेटेड। ये इस चीज को आप हमेशा इंडिकेट करता है कि आपका जो एल्कीन है जिसको आपने ओजोनोलिसिस में लेकर गए हो वो एल्कीन कॉन्जुगेटेड था। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ही तो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रही हूँ। तो अगर यहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिल इस प्रकार है, डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, मतलब ये ऑक्सीजन क्यों लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और ये ऑक्सीजन क्यों लगा होगा, पहले यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो जब बगल बगल में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, मतलब 100% आपका एल्कीन क्या है, कॉन्जुगेटेड। तो जितने बार आपको ग्लाइऑक्सिल मिलेगा आप उतना सोचिए कि उतनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन होंगी इस एल्कीन में। ये बात सबको समझ आई? यस मैम। आप सपोज देखिए कि मेरे पास कॉन्जुगेटेड ना होके क्यूमुलेटेड एल्कीन हो तो क्या होगा। अगर मेरे पास क्यूमुलेटेड एल्कीन है तो क्या होगा, ध्यान देंगे इस बात पे। यहाँ तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ लगेगा, फिर इसे तोड़ेंगे, फिर से एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ओ लगेगा। तो ये क्या बना बेटा, CH3 CHO। इस बीच वाले पे देखिए दो डबल बॉन्ड ओ आ गया, मतलब CO2, फिर इस पे देखिए CH3 CHO, एक H2 इनके पास ऑलरेडी है ना। तो कैन यू सी द CO2 इज बीइंग फॉर्म्ड, और CO2 ये होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था इनिशियली, यहाँ पे भी था, मतलब CO2 इज इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट that alkene is cumulated। तो अगर CO2 निकल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्कीन आपका क्यूमुलेटेड है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ग्लाइऑक्सिल निकल रहा है, मतलब ये इंडिकेशन फैक्ट का है कि आपके पास जो एल्कीन है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। बोलिए, बात सबको समझ आई है? हम लास्ट वाला समझा दीजिए, हैंग हो गया था। हाँ, CO2 वाला मैं बता देती हूँ। आपने जैसे सपोज ये वाला एल्कीन लिया, तो इस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा, फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा। तो आप इसको देखिए तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O ये बन गया, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CO2 CH3 CHO ये बन गया। तो जब CO2 बन रहा है इसका मतलब ये है कि हमारी एल्कीन में यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, और इसी कार्बन पे दूसरी साइड भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि आपका एल्कीन क्या था, इनिशियली क्यूमुलेटेड। ठीक है प्रतीक? चलिए इसको रब कर दे। अब ये बताओ, अगर मैं इन्हीं का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रही होती तो क्या मिलता? अगर मैंने इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया होता तो यहाँ से CH3 CHO मिलता जो कि ऑक्सीडाइज होकर CH3 COH में चला जाता, यहाँ से भी CH3 CHO मिलता जो कि ऑक्सीडाइज होकर CH3 COH में चला जाता, और यहाँ बीच से मुझे क्या मिलता, ग्लाइऑक्सिल जो कि ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड में चला जाता। अब ये कैसे पता चलता है कौन से मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कैसे? ये नहीं, मैंने जिंक नहीं डाला ना,
मैं जिंक डालूंगी तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, या डाइमेथाइल सल्फर है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर आप जिंक या डाइमेथाइल सल्फर नहीं डाल रहे हो तो आप इसका ऑक्सीडेशन रोक ही नहीं पाओगे, ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्चुअली देखा जाता है कि हम जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ, है ना। तो जब वो एडिशन होता है, ओजोनाइट बनाता है, ओजोनाइट के ब्रेक होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो जनरली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ही होता है। बट मैं जिंक या डाइमेथाइल सल्फर डाल के उनको रिड्यूस कर देती हूँ, इसलिए उसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला जाता है। तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मिलेगा तो एल्डिहाइड कीटोन्स के मिक्सचर्स मिलेंगे आपको। बट अगर आपने जिंक या डाइमेथाइल सल्फर नहीं डाला है तो कोई भी एल्डिहाइड नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ससेप्टेबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए। एल्डिहाइड तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो बस मैं और कहूंगी, हाँ, जो जिंक होता है वो क्या करता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस होता? करता है, रिड्यूस करता है किस चीज को? एसिड्स को एल्डिहाइड में। अच्छा, ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडाइज तो उसमें भी होता है पर वो जिंक को फिर रिड्यूस कर देता है दोबारा। हाँ, यही मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट्स टेक्निकली यही होते हैं। अगर आप इसमें जिंक डाल दोगे तो जो भी एसिड्स मिले वो रिड्यूस हो जाएंगे एल्डिहाइड में। ओके। अच्छा, तो टेल मी व्हाट वुड बी द ozonolysis product of benzene, oxidative as well as reductive. But there is something that is very interesting about benzene. I would like to tell you, ozonolysis of alkene occur under normal temperature conditions, but ozonolysis of benzene occur under vigorous conditions. यहाँ पे ये मैंने क्यों मैं लेकर आई हूँ इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि बेंजीन जो है ऐसा नहीं कि वो ओजोनोलिसिस में नहीं जाता, वो जाता है, बट टेम्परेचर कंडीशंस काफी ज्यादा चाहिए होते हैं मुझे। जबकि अगर नॉर्मल एल्कीन है वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब मैं आपको कहूँ कि बेंजीन को ऑक्सीडेशन करो, जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ, तो आप ये मान लो कि रिएक्शन का टेम्परेचर इतना है कि बेंजीन ऑक्सीडाइज ओजोनोलिसिस में जाएगा। बट अगर कोई रिएक्शन दे रखा है जिसमें इस तरीके से रिएक्टेंट है, या बेंजीन है, या CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 है कुछ, या CH डबल बॉन्ड CH2 है, या कुछ और एल्कीन टाइप सिस्टम है, और हम इसका बोल रहे हैं ओजोनोलिसिस करो अंडर RT रूम टेम्परेचर, तो आप बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं लेके जाएंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ आई है? अगर हम तो आरटी में जो इसके साथ में एल्कीन जुड़े हैं उनको कर देंगे। हाँ, इन सबको ओजोनोलिसिस में लेके जाऊंगी मैं, यहाँ सबको वो कर दूंगी, क्लीव कर दूंगी, बट बेंजीन को नहीं करूँ। अगर RT लिखा है तो, या रूम टेम्परेचर लिखा है तो, या रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा 40-50 डिग्री लिखा है तो भी कर दूंगी मैं इन एल्कीन्स को, बट बेंजीन को नहीं करूंगी। बेंजीन को मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन तो मतलब बेंजीन को कर दो, और अगर कोई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर मेंशन है, मतलब 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक मेंशन है, तो बेंजीन को कभी ओजोनोलिसिस में नहीं लेके जाओ। ये बात सबको समझ आई है ना? तो अब यहाँ का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बताइए कि बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मुझे क्या देगा। बताओ भैया। हर जगह डबल बॉन्ड ओ लगाइए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो, फिर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा डबल बॉन्ड हो। देखिए क्या होगा, अब ये कार्बन तो टूट गया है, सिर्फ ये वाले कार्बन और ये कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड हो, मतलब CHO ये टूट गया, यहाँ से CHO ये टूट गया, यहाँ से CHO मतलब 3 मोल्स मिलेंगे CHO के। और अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ले रहे हो तो यहाँ 3 मोल्स मिलेंगे किसके, ऑक्सैलिक एसिड। बोलो, बात क्लियर हुई? yes, अब मैं अगर सपोज तुम्हें बोल दूं
टोल्यूइन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाइए। तो हम क्या बनाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ, अगर इसका बनाना है तो एक तरीका तो यही है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये बॉन्ड तोड़िए, डबल बॉन्ड ओ लगेगा। इसको तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ लगेगा। इसको तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ लगेगा। राइट, तो अब क्या होगा जरा देखेंगे। यहां से मिला बेटा CHO, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, तो यहां देखिए क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CHO, ये टूट चुका है, और यहां से भी आपको मिला CHO है ना। तो 2 मोल CHO के मिले, 1 मोल इसका मिला। तो यही सही है, कोई दिक्कत? नो मैम। बट है दिक्कत क्या है कि ये A प्रोडक्ट है, ये B प्रोडक्ट है, साथ साथ एक और C प्रोडक्ट भी मिलता है टोल्यूइन के ओजोनोलिसिस से। हाँ, नहीं मिलेगा C प्रोडक्ट, सॉरी। हाँ, यही 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो टोल्यूइन के ओजोनोलिसिस से हमें ये वाले 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक। बट अगर सपोज मैं टोल्यूइन की जगह ये ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, जाइलीन। दिस इज नोन एज जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। अब देखिए, इसके अगर मैंने ओजोनोलिसिस कराया, जैसे मैंने टोल्यूइन का कराया था, तो मैं यही सोचूंगी कि जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो यहाँ मिलेगा बेटा डबल बॉन्ड ओ, इसको ब्रेक करूंगी तो डबल बॉन्ड ओ, इसको ब्रेक करूंगी तो डबल बॉन्ड ओ, है ना। अब देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। ये तो टूट गया है, CHO, ये टूट गया है CHO, यहाँ पे ये मिला। बट यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, वो ये है कि आपको ये तो पता है ना कि ये जो पाई बॉन्ड्स है इस तरीके से फिक्स तो है नहीं, वो तो रोटेट कर रहे हैं, यहाँ सर्कल होता है। तो जरूरी तो नहीं कि पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड इस तरीके से भी ओरिएंटेड हो सकते हैं। और अगर मेरे पाई बॉन्ड इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ तोड़ूं, डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाऊं, ये तोड़ूं, फिर से डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाऊं, और इसको तोड़ूं तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाऊं, तो ये मिला CH3 C डबल बॉन्ड ओ CHO। ये टूट गया CHO, ये हो गया, ये टूट गया CH3 C डबल बॉन्ड ओ CHO, मतलब इसके 2 मोल मिले और CHO मिला, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जाइलीन और ये जाइलीन है तो सेम ही, बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है। इसलिए ऐसा हमेशा याद रखेंगे कि जब जाइलीन का ओजोनोलिसिस कराया जाता है तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, बिकॉज जाइलीन के ओजोनोलिसिस में मैं कंप्लीट ओजोनोलिसिस, उसमें दोनों मेजर प्रोडक्ट्स हैं। नहीं दो, हाँ सारे मेजर है। मैं कंप्लीट ओजोनोलिसिस देखूंगी तो मुझे ध्यान रहेगा कि एक प्रोडक्ट ये मिलेगा मुझे, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा ग्लायोक्सिल, और एक तीसरा प्रोडक्ट और मिल रहा है मुझे, वो है ये जाइलीन का कंप्लीट ओजोनोलिसिस जो है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगा तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप दोनों पाई बॉन्ड की ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट बना के जरूर चेक करिए कि कहीं कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा। बट दैट वुड बी द केस ओनली दैट यू विल टेक व्हेन यू हैव डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपके पास डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो आप दोनों में से मतलब दोनों पाई बॉन्ड्स लेंगे, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। बात सबको समझ आई है? ठीक, shall I rub this? Yes, ma'am. Right. अब एक तरीके से क्वेश्चन ओजोनोलिसिस पे और आते हैं हमारे पास, जिसमें हम बोल देते हैं लेट्स से वी आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स ऑन ओजोनोलिसिस। A on giving us ozonolysis, giving me CH3CHO plus
C double bond O, CH3, C double bond O, CH3 plus C2H5 CH. प्रेडिक्ट A। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उल्टा चलेंगे। आपको पता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड वो लगाते हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड हो जोड़ के कार्बन कार्बन बॉन्ड लगाइए। तो अब आप इन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से लिख लीजिए अपने पास। एक जगह ये वाला डबल बॉन्ड O CH C2H5 और एक जगह ये वाला डबल बॉन्ड O CH3। और अब आप क्या कर दीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O की जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, A। So this may be the structure of A. Do you understand the point? बात सबको समझ आई है? मैं भी कैसे पता हाँ कि ये कैसे हुआ? भाई, तुम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड लगाते हो, तो डबल बॉन्ड को जोड़ के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। उल्टा चली गई ना मैं। इनके एक बार फिर से करके दिखा दीजिए। अब मैंने क्या किया, ये जो है इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये CH3 CHO है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है। अब जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, उन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के तो डबल बॉन्ड O लगाया था तुमने। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। समझा? है क्या? वो मतलब जिसमें डबल वन वो साथ मिलाना, फिर वो हटा के हाँ, बॉन्ड बना जहाँ देना डबल बॉन्ड हो गया, उन दोनों कार्बन को जोड़ के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, चलो। Now that is about ozonolysis, right? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन जो है पढ़ लिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में याद रखेंगे कि कौन से एडिशन रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म होता है और किस तरीके से जो है हम सारी चीज़ें जो है एडिशन रिएक्शन में देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री खासकर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्रीज को हम लोग जो है किस प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं एंड बिकॉज वी आर। हाँ जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री से आते हैं। बिल्कुल जी। मतलब लगभग कितना, कैसे रेशियो क्या होता है ऐसा वोल्टेज कुछ का? रेशियो नहीं है। हर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में दो, जैसे सपोज 4 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में से कम 50% क्वेश्चन, मतलब 2 में तू मान ले कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा ही जाएगा, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के काम नहीं बनेगा। और मैम फिजिकल कितना आता है? फिजिक्स मतलब अगर परसेंटेज देखी जाए, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आता है, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कम। मतलब ऐसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट बराबर होता है, बट कई जगह फिजिकल थोड़ा ज्यादा होता है। बट ऑर्गेनिक ऑलवेज एट द टॉप, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा होगा नो मैटर व्हाट। इनऑर्गेनिक हाँ, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इनऑर्गेनिक में अभी आगे पढ़ोगे तुम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, मेटलर्जी। ये एक साल पढ़ेंगे? हाँ, कुछ तुमने पिछले साल पढ़े होंगे, बाकी इस साल पढ़ोगे। अच्छा ठीक। ऑर्गेनिक जो इस साल पढ़ोगे वो सब, मतलब ये है क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है तुम्हारी, वही सब कुछ है, क्योंकि सेकंड बुक जो है तुम्हारी मतलब मेजरली वो ऑर्गेनिक ही है और वही पूछा जाएगा मेन एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं।
predict the product A? नोट कर लिया क्वेश्चंस? चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे इस रिएक्शन आप ये देखिए, आप एल्कीन है आपके पास और HCl है ना? तो एल्कीन में HCl का आप क्या करा रहे हैं? एडिशन करा रहे हैं। आपको क्या क्या चीजें ध्यान है HCl के एडिशन पे कि हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, और कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज कर सकता है तो वो करेगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए, अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है तो कार्बोकेटाइन कौन सा मिलेगा बेटा? ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा मुझे, है ना? ये बाय बॉन्ड थोड़ा यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। नाउ विल दिस कार्बोकेटाइन अंडरगो एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट? जाना चाहिए रीअरेंजमेंट में? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एक्सेप्शनली स्टेबल, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा इस पे क्या लग जाएगा बेटा आके? Cl। तो A क्या है मेरा? दिस इज व्हाट इज A। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस मैम। नाउ व्हाट अबाउट दिस? अब इस एल्कीन में ICl डाला है आपने, तो आज तक ICl कभी डाला ही नहीं। आप हमेशा क्या डालते थे? या तो HCl या HBr या HI या फिर Br2 या Cl2 लाइक दिस। तो ICl का फॉर्मेशन किस तरीके से? आप बस इतना देखिए बेटा, जब आप Br2 ऐड करते थे किसी भी एल्कीन में, तो Br2 इज लाइक व्हाट? Br ना, है ना? और पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता था, ये यहाँ से खुलता था, एंड देन यू गेट अ हैलोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट। जरूरी है यहाँ पे कि मतलब मुझे हैलोजन यूज करना है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से यूज कर लिया I और Cl, इस पे क्या दिक्कत है? मतलब दोनों हैलोजन सेम जरूरी थोड़ी है होना, क्योंकि हैलोजन तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट फर्क यहाँ पे ये पड़ता है कि जब दोनों Br सेम थे तो ये पाई बॉन्ड किसी भी एक Br पे अटैक कर सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि दो हैलोजन डिफरेंट है, अब पाई बॉन्ड किस पे ब्रेक करेगा ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। तो ये है I+ और ये है Cl-, तो रिएक्शन सेम ही होगा, बस अटैक I पर होगा, मतलब आयोडीनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, जिसपे फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका हो जाएगा बेटा? Cl-। बोलो ये बात सबको समझ आई है? डू अंडरस्टैंड? मैम I+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, उसके बाद फिर Cl- अटैक कर देगा उस कार्बन पे जो कि ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकता है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और रीअरेंजमेंट यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ पे जब ये I+ और आप Cl- लोगे तो पाई बॉन्ड I+ पे अटैक करेगा, ये बना देगा, और यहाँ पे क्योंकि अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है तो Cl- जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो तुझे प्रोडक्ट क्या मिला? यहाँ Cl, यहाँ I, ये Me, ये Me, बट ये HH। बोलो बात समझ आई? यस मैम।
तो Yes, ma'am. में ऐसा कुछ मैम वैसे हाँ। वैसे जो अटैक कर रहा है वो तो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उस I+ पे कम हो जाएगी। I+ पे कम हो जाएगी, हाँ वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। बस बस यस मैम। करके कि आपको यहाँ ये देखना है कि इंटरमीडिएट किसका बनेगा, मतलब I+ ऊपर लगेगा या Cl-, क्योंकि अगर आपने सपोज Cl+ बना दिया तो I- अटैक करता, तो I यहाँ लगता और Cl यहाँ लगता और आपका आंसर एग्जैक्टली गलत हो जाता है ना। तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो हैलोनियम आयन बन रहा है ये किसका बन रहा है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा, तो जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका होगा। तो सपोज इसी में अगर मैं आपको ये दे देती Cl-Br तो क्या होता, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, ऑफ कोर्स Cl मैम Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस मैम। तो Br का ये बन जाता, Br+ यहाँ लग जाता और अटैक यहाँ पे कौन कर देता, Cl-, और आपको ये मिल जाता। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आते हैं इस पे, अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। यहाँ इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि आपको ये देखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ फॉलो होगा, मतलब HBr का जब एडिशन कराते हैं तो हमें पता मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है ना। तो कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा 1 कार्बन पे या यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा 2 कार्बन पे, हम 2 नो 1 भूल रहे हो फिर से, O का क्या होगा यहाँ पे +M, स्टार्ट हो गया। याद है मैंने एक केस कराया भी था पहले जब मैंने आप लोग यस मैम। रेट ऑफ पूछा था, रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछा था है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान रखो इस बात का, भूलना नहीं है, ये जेई का बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये लोन पेयर की वजह से इस वाले ग्रुप का क्या शो हो जाएगा, +M शो होगा, तो मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छा, मतलब यहाँ Br और यहाँ H, C होगा मेरा OMe, इस कार्बन पे Br, so this would be the major product. This is A, this is B and this is C. बोलो बात क्लियर है। अब आते हैं यस मैम। डी पे। डी पे क्या देखेंगे, कहाँ पे लगेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो ये है, लेट्स से बेटा मेरे पास एक एल्कीन की बजाय एल्काइन है, तो एल्काइन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो अगर HBr प्रेजेंट है एल्काइन पे तो एक जगह ऑफकोर्स Br, एक जगह H, तो एक पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करिए, एक जगह जो है Br लगेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करा है मैंने, और एक जगह H लगेगा, ठीक है। लेट्स से मैंने इसमें दोबारा HBr डाला तो मुझे देखने को मिलता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर से Br और फिर से H, मतलब आई गेट जेम डायहाइड्स। जेम डायहाइड्स क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 11 पे करा है। जेम मतलब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन का लगता है ना। तो ये वाला जो चीज है, कैन यू जस्ट सी कि ये वाला पार्ट इज एग्जैक्टली दिस वाला पार्ट ओनली, ये एक विनाइलिक ब्रोमाइड है HBr है, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। जब आप एल्काइन पे भी रिएक्शन कराते हैं तो यही इंटरमीडिएट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप HBr का एडिशन करते हैं जिसपे ऑलरेडी एक हैलोजन लगा हुआ है, तो वो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है उसी कार्बन पे दोबारा हैलोजन ऐड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजन का माइल्ड +M होता है। हालांकि वी नो हैलोजेंस में -I डोमिनेट करता है ओवर +M, बट फिर भी थोड़ा बहुत +M तो है ना उसके अंदर। तो इसी +M की वजह से जिस कार्बन पे ऑलरेडी हैलोजन लगा होता है उसी कार्बन पे दोबारा हैलोजन लगता है, मतलब मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे जेम डाइब्रोमाइड, द प्रोडक्ट दैट आई गॉट वुड बी दिस। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? क्या बोला आपने ये इस वाले पे? क्या कि जिस कार्बन पे पहले से Br लगा होता है और उसी कार्बन पे अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो मैं Br उधर ही लगाऊंगी जहां पहले से Br लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ माइल्ड +M इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। अच्छा ओके। ठीक है,
अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, 3 इथाइल पेंटुइन, ये क्या होगा पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटुइन और 3 पे क्या है इथाइल। तो अगर आप इसमें HBr पेरोक्साइड डालोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मतलब यहाँ पे Br ना लग के इधर कहीं Br लगेगा, है ना, बिकॉज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और खाली HBr डाल दोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो जहां पे ET है उसी 3 डिग्री कार्बन पे हमारा क्या जाके लग जाएगा बेटा, Br। बोलो बात क्लियर है? यस मैम। लेट्स कम हियर। Now what is HOCl and what is NOCl? ध्यान रखिए, HOCl का बेसिक मतलब होता है Cl2 वाटर। वैसे ही क्योंकि Cl2 वाटर आपस में रिएक्ट करके HOCl बनाते हैं ना। अगर HOBr लिखा है मतलब Br2 इन वाटर, मतलब ये एक तरीके का क्या है बेटा, हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन। याद है ना हमने Br2 वाटर वाला केस किया था, जब हम कह रहे थे कि Br माइनस हम मोटा हो जाएगा, इंस्टेड कौन अटैक कर जाएगा, वाटर। ये वही केस होगा जब आप या तो Cl2 वाटर लिख दीजिए या HOCl लिख दीजिए, इट इज द सेम थिंग। तो इस केस में वही होगा, सबसे पहले जाके Cl प्लस एज अ इंटरमीडिएट बना देगा और फिर जब ये हेल्प मांगेगा तो Cl माइनस नहीं आएगा, इंस्टेड कौन आएगा, वाटर। और वाटर उस कार्बन पे अटैक करेगा जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है बना सकता है, हेंस द प्रोडक्ट दैट विल गेट वुड बी MEOH, Me यहाँ लगेगा Cl एंड H। This is my product. Did you all get the point? यस मैम। But NOCl क्या है, बहुत ध्यान रखेंगे। NOCl में NO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर ये NOBr भी गिवन है तो भी NO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो NO प्लस का बनेगा और Cl माइनस उधर अटैक करेगा जहाँ एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। Cl यहाँ, NO यहाँ और यहाँ Me और यहाँ Me। बात समझ आई? तो ये वाला पॉइंट HOCl, NOCl, ICl, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। और ये ऑफ कोर्स ये वाली चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि OMe जहाँ लगाओ तो थोड़ा कॉशियस रहें कि प्लस एन शो कर रहा है या माइनस आई शो कर रहा है, उस हिसाब से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड। अभी NOCl वाला दोबारा बता दीजिए। NOCl में जैसे ICl में I प्लस और Cl माइनस था ना, वैसे ही NOCl में NO प्लस और Cl माइनस होता है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्चुअली में NO प्लस काफी स्टेबल होता है विद अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3। NO माइनस कभी स्टेबल नहीं बनता, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। MOT की बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं, तो इसलिए हमेशा NO जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन लिखा होता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। तो हमने ये डिस्कस कर रखा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऐसे हैलोनियम आयन बनाता है और न्यूक्लियोफाइल वहां लगता है जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। तो यहाँ पे वही काम है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा और न्यूक्लियोफाइल वहां लगेगा जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर? हाँ अच्छा, तो NO जो है वो H वाली साइड पे लगेगा और हाँ, Cl लगेगा दूसरी जो है वाली वो, साइड लगेगा जहाँ दो मिथाइल है। ओके। ठीक है, shall I rub this? यस मैम। Now let's talk about electrophilic addition on alkynes. Alkynes के electrophilic additions काफी आसान हो जाते हैं बिकॉज आप लोगों ने एल्कीन्स के डिस्कस कर लिए हैं। अब बस ये होगा कि यहाँ पे 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना पड़ेगा बिकॉज यू हैव 2 पाई बॉन्ड्स हियर, है ना। एक चीज तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर आपके पास कोई एल्काइन है, लेट्स से दिस, और आप इसमें HBr या HCl का एडिशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले सेम रूल्स फॉलो होंगे जो आपने वहां पे डिस्कस करे थे। मार्कोनिकॉफ रूल, कहा रीअरेंजमेंट होनी है नहीं होनी, एग्जैक्टली सेम डिस्कस होगा। तो जो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Br लगेगा और यहाँ पे H लगेगा, है ना, तो ये मिलेगा। बट ये वाला चीज काफी अनस्टेबल होता है। ऐसा अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये विनाइलिक कार्बन है। विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन में डिफरेंस सबको पता है कि डबल बॉन्डेड वाला जो कार्बन होता है उसे विनाइलिक बोलते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक होता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको पता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से जाता है, जिसमें आप जानते हैं HBr होता है, तो H प्लस पहले इस पे अटैक करता है
एक कार्बोकैटायन बनेगा और इस कार्बोकैटायन पे फिर Br माइनस जो है जाके अटैक करेगा। बट कांट यू जस्ट सी कि ये कार्बोकैटायन काफी अनस्टेबल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज विनाइलिक कार्बोकैटायन है ना, तो Br माइनस अटैक करेगा और ये बनेगा। तो यही मैंने आपको बताया कि ये वाला प्रोडक्ट काफी अनस्टेबल तरीके से बनता है क्योंकि विनाइलिक कार्बोकैटायन के थ्रू बनता है। तो इसलिए ये तुरंत दोबारा चाहता है कि एक और इक्विवेलेंट HBr का जो है मेरे अंदर ऐड हो जाए एंड वी एंड अप गेटिंग अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट। जिम, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो एल्काइंस में डिफिकल्टी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्काइन पर होगा वो काफी ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा। बात सबको समझ आई है? हमें विनाइल वाला बता दीजिए। विनाइलिक कार्बोकैटायंस आर अनस्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकैटायन बिकॉज विनाइलिक कार्बोकैटायन में ये जो कार्बोकैटायन जिस पे प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा। इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। और एलाइलिक कैसे होते हैं बेटा? एलाइलिक ऐसे होते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन पे, और ये स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर सकती है, देख पा रहे हैं, रेजोनेंस। तो विनाइलिक कार्बोकैटायंस कभी नहीं बनाना चाहेंगे हम लोग बिकॉज उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है? अभी एलाइलिक में क्या होता है मतलब? क्या होता है? रेजोनेंस हो सकती है ना। एलाइलिक होता है डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, जैसे तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ओके। सपोज अगर मेरे पास ये अल्काइन है और इस अल्काइन पे मैं Br2 का रिएक्शन कराऊं, तो अगर मैंने एक Br2 कराया तो एक बार कराया तो 2 Br लगेंगे एक इक्विवेलेंट Br2 से, और फिर से अगर मैंने दोबारा से Br2 कराया तो 4 इक्विवेलेंट Br लग जाएंगे, है। तो रिएक्शन बस वैसे ही होते हैं जैसे वहां हो रहे थे, बस एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि अब आपको 2 बार कराने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव 2 पाई बॉन्ड्स। Is that clear? But the mechanism and everything is same. ठीक। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप एल्काइंस का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जैसे आप वहां पे मैंने आपको बताया था ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप डबल बॉन्ड ओ लगा रहे थे, है ना। यहाँ पे भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना आप, लेकिन ब्रेक सिर्फ किसको करते हो बेटा? डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड ओ लगाते हो। तो डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करेंगे और इस वजह से आपको इस तरीके का ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट मिलता है जब आप एल्काइन का ओजोनोलिसिस करते हैं। तो एल्काइन के ओजोनोलिसिस में तीनों बॉन्ड नहीं क्लीव होते हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड ही ब्रेक होता है, मतलब 2 बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं, इसलिए इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट है। Therefore you get dicarbonyl compounds. हमें इसका अगर ऑक्सीडेशन होता तो? हाँ, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे विग्रेस कंडीशन में, जैसे आपने KMnO4 वगैरह या कुछ डाला तो ये क्लीव होगा, बट अगर आप इसको ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो सिर्फ एल्डिहाइड पार्ट एसिड में जाएगा, ये कीटोनिक पार्ट एज इट इज रहेगा। मतलब आप इसका ये करा रहे हो तो ये बनेगा ऐसे, कीटोनिक पार्ट विल रिमेन एसिड। बस इसके बाद अगर आपने विग्रस ऑक्सीडेशन करा दिया जैसे KMnO4 तो ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, दोनों जगह मिक्सचर्स ऑफ एसिड मिल जाएंगे। ये आप आगे पढ़ोगे जब मैं अलग से पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो KMnO4 में किस तरीके से क्लीवेज होता है ये सब चीजें बाद में आएंगी। बट अभी तक के लिए आप इतना समझो कि आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और इस तरीके से लगाओगे, जहां भी एल्डिहाइड बन रहा होगा आप उसको एसिड में कन्वर्ट करोगे। बात क्लियर? ओके यस मैम। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों के एल्काइंस पर पढ़नी है एडिशन रिएक्शंस में एल्काइन की, वो है बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। मैं अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊं तो देखिए क्या नजर आएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात। आपको याद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते थे? HgOAc का होल ट्वाइस वाटर NaBH4 and OH माइनस, राइट? ये यूज करते थे।
ये रिएजेंट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्काइंस में अगर आपको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराना होता है तो आप चाहो तो ये रिएजेंट यूज करो, नहीं तो अगर आप HgSO4 और H2SO4 भी यूज करोगे तो एल्काइंस में आराम से हाइड्रेशन हो जाएगा, आपको इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो एल्काइंस में इस रिएजेंट के साथ भी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो सकता है, बट ये तो ध्यान ही रखिए आप कि ऑक्सीमर्कुरेशन कराया मतलब मरकरी का तो कंपाउंड हो गई होगा, तो ये एक हिंट है, चाहे मरकरी एसीटेट हो चाहे मरकरी सल्फेट हो, है ना, कुछ भी हो, अगर मरकरी का कोई कंपाउंड एल्काइन में है मतलब वो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराए। एंड ऑफ कोर्स द मैकेनिज्म इज सेम कि Hg का यहाँ कंपाउंड बनेगा एंड देन रिएक्शन होगी, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। एंड रीअरेंजमेंट तो होती नहीं है। यही दो की पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी करे थे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मैंने कराया तो मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इस कार्बन पे OH लगा दी, इस कार्बन पे H लगा दिया, है ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा और ये बना। नाउ कैन यू जस्ट सी कि ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिला है ये एक इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म यहाँ पे अनस्टेबल होगा तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, हेंस द प्रोडक्ट दैट विल गेट वुड बी कीटोन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्काइन का एडिशन में जो आपसे पूछ सकते हैं। बात समझ आई सबको मैंने क्या किया यहाँ पे, बता दो भैया, सब लोग क्लियर है इस टॉटोमेरिज्म वाले पार्ट से? रिएक्शन को हम लोग कुछ रोग्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन इन एल्काइंस इज आल्सो नोन एज कुछ रोग्स रिएक्शन। तो सपोज अगर मेरे पास ये एल्काइन होगा तो क्या होगा बताइए जरा, और मैंने इसमें HgSO4 H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा? आप लोगों को पता है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पे अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना, ये केसेस तो हमने काफी बार स्टडी करे हैं। तो यहाँ एक OH लगा, डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ इथाइल हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा दिया इसका टॉटोमेरिज्म, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ET। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए Yes. हमने इसमें ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की जगह हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया होता तो क्या होता? सेम चीज रहती, बट फर्क क्या पड़ता कि रिएक्शन क्या हो जाता, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ OH कहाँ लगता इस कार्बन पे, देखो क्या होता, H यहाँ लगता, यहाँ डबल बॉन्ड CHOH, और जब ये टॉटोमराइज करेगा तो क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज है, टॉटोमराइजेशन होगी, बस अब एंटी मार्कोनिकॉफ की वजह से हो रही है, वहां पे किसकी वजह से हो रही थी, मार्कोनिकॉफ से। अगर यहाँ Hg2+ और H+ लिख देती तो ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपका कीटोन है और ये प्रोडक्ट क्या है आपका एल्डिहाइड। बात बेटा सबको समझ आई है? ठीक, चलिए तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म कर दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है स्टडी करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक नोट, प्रोबेबली शायद सैटरडे को क्लास ना हो तुम लोगों की, ठीक, फिर भी अगर कुछ चेंज होगा या नहीं होगी या जैसा भी होगा मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगी, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आप लोगों का प्रोबेबली 4 जुलाई को टेस्ट होगा, मैं ग्रुप पे सारी डिटेल्स भेज दूंगी, और इस टेस्ट का टॉपिक है GOC ऑफ क्लास 11। GOC का टेस्ट होगा, आइसोमेरिज्म में नहीं दे रही हूं तो एक्सक्लूडिंग आइसोमेरिज्म है। अगर आप लोगों ने वैसे तो GOC पढ़ ही रखा है क्लास 11th में तो आप उसे रिवाइज करिए, और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो यू कैन रेफर टू माय यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब पे मैंने सारी वीडियोस इसकी डाल रखी है GOC की, और वो सारी ओपन है,
तो आप उनको एक बार देख लीजिए, आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से जीओसी को आपको यूज करना है। और टेस्ट से पहले पॉसिबली मैं एक क्लास आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन ले लूंगी जीओसी का, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जीओसी के किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग जो है पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो जीओसी का असाइनमेंट मैं अभी के अभी ऐप पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात मेरी सबको क्लियर है? यस मैम। मैम आप चल। बोल रहे थे कुछ दिन ऑफ होगा, वो कब होएगा? हाँ, अभी सैटरडे को ऑफ कर तो दिया। हम कल से एक ही क्लास दिन नहीं है off है। रात को? नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं है कल। क्या एक ही दिन off। मैम कल, एक मिनट, कल क्या दिन है? फ्राइडे है ना कल? हाँ, कल रात को क्लास नहीं है और सैटरडे को भी शायद क्लास ना हो। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? मैं बोल रहा था एक ही दिन ऑफ है। नहीं, और भी हो सकता है, अभी फिलहाल एक दिन मान ले। हाँ अस्मी, मैम ये वीडियो लेक्चर ऐप पे आ जाएगा, ये वाला वीडियो लेक्चर? ये वाला? हाँ, आज वाला ना? हाँ, मैं रात तक अपलोड कर दूंगी इसे। ठीक है? मैम हाँ जी। मैम मैंने वो ऑक्सीडेटिव वो होता है ना, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, वो उसका प्रोडक्ट नहीं लिखा था H2O का, वो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ये था ना, इसका मैंने बनाया था ना। ये बनेगा, ये यहाँ जो एल्डिहाइड बन रहा था वो एसिड में चला गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू मैम। मैम Right.